to FSGS followed by renal transplant with a smooth operative course. Then at the end of first week, she developed edema and proteinuria of 3.6 grams per day. Most likely diagnosis FSGS, recurrent FSGS ही है और ठीक best है, treatment options plasmapheresis. कितने सेशन करेंगे? 9 sessions. ठीक है, बाकी इसको डिटेल हमें बाद में देखते हैं. ये कोई रीड कर ले. 10-year-old boy diagnosed case of childhood nephrotic syndrome on steroid 2 milligram per kg per day since 10 days. Now present with hematuria. Investigations shows urine. DR shows RBCs plenty, protein 1+, serum albumin 2. What are your 3 differentials? कि अगर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट होगा, उसमें आपको इस तरह की पिक्चर मिलेगी, तो उसकी 3 डिफरेंसेस को क्या हो सकती हैं? प्लेंटी ऑफ आरबीसीज आ रहे हैं आपके. Yes. कोई भी 3 बता दें. हाँ, बिल्कुल ठीक है. रीनल वेन थ्रोम्बोसिस सोचेंगे आप, एकेआई सोचेंगे, इन्फेक्शन सोचेंगे. ठीक है, बस ठीक है, आप पास हैं सब. ठीक है, यही है. इन्फेक्शन से थ्रोम्बोएम्बोलिक फेनोमेना होगा, किडनी फंक्शन इंपेयरमेंट है, एनासार्का होगा, हाइपोवोलेमिया होगा. नेक्स्ट करें डॉक्टर सुनील. अच्छा, अब ये ना हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें इसमें कवर करें एमसीडी एफएसजीएस के हिसाब से, जो आपसे पूछी जाती हैं टॉक्स में और आपके क्लिनिकल एग्जाम्स में. एक क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट होता है कि कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में. अगर किसी पेशेंट को हम कहते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, तो व्हाट कुड बी द अंडरलाइंग कॉज बिहाइंड दिस. तो इसमें आपने कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं. एक तो आप ये बताओगे कि पेशेंट को एडिमा है, एडिमा की वजह से कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो डाइल्यूशन होती है आपकी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स की. ठीक है. नंबर 2 होता है कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन ही इम्पेयरमेंट होती है. फैक्टर बी एंड फैक्टर डी जो है वो रिड्यूस प्रोड्यूस होते हैं, और पेशेंट को आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज दे रहे हो, उस वजह से भी वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है. एंड इसके अलावा जो है पेशेंट को फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो स्किन फ्रेजाइल होती है, तो बैक्टीरिया की एंट्री ईजी होती है कंपैरेटिवली जनरल पॉपुलेशन के. तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं. तो हम कहते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज भी है, हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया भी होता है. इसीलिए इस पेशेंट्स का अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं तो आईजीजी लेवल मेजर किया जाता है. ठीक है, फिर जिसमें डेफिशिएंट होता है तो आईडीडी रिप्लेस करना चाहिए. अच्छा, कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं जीएन के पेशेंट में ना. तो आप अगर ब्रॉडली सोचें, एडीमा, पेरिफेरल एडीमा हो रहा है, तो ऑब्वियसली एडीमा की वजह से उसको सेल्यूलाइटिस हो सकता है. रिकरेंट यूटीआईज होते हैं, रिकरेंट आरटीआईज होते हैं. इसके अलावा एब्डोमिनल फ्लूइड पड़ा हुआ है तो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है. ठीक है, इसी तरह गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया होते हैं पेशेंट को, एम्पाइमा होता है. तो जहाँ जहाँ फ्लूइड पड़ा हुआ है ना, वहाँ की साइड सोच के आप उसके इन्फेक्शंस बता रहे हैं. ठीक है, अब ये वाला बीसीक्यू आता है अक्सर कि अगर किसी पेशेंट को एमसीडी आपने लेबल किया है, तो उसमें किस किस्म का प्रोटीन यूरिया होगा. तो आपने याद रखना है उसमें एल्ब्यूमिन लीक होता है ना, तो आपने सिलेक्टिव एल्ब्यूमिन यूरिया वाला ऑप्शन वहाँ चूज करना है. अच्छा, डेफिनेशन अगर हम देखें एमसीडी की या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है. ठीक है, वो आपको रिटेन करना होगा. तो जैसे हम एडल्ट्स में अगर नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया कहते हैं तो मोर देन 3.5 ग्राम इन 24 आवर्स कहते हैं. इसी तरह अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट देखते हैं या उसका सरफेस एरिया देखते हैं. ठीक है, अब इसलिए ये 4 ऑप्शन से कोई एक पढ़ ले, वो बताए कौन सा सही है. कोई भी रीड कर ले, अपने आप को अनम्यूट कर ले. Nephrotic range proteinuria is usually defined as more than 50 milligram per kilogram per day, 40 milligram per hour per meter square in 24-hour urine collection. Early morning spot urine protein to creatinine ratio 2 milligram protein per milligram creatinine, a dipstick value of +3 and above. तो अगर बच्चों की बात की जाए तो 40 मिलीग्राम पर आवर पर मीटर स्क्वायर. और +3 वाला, आपके प्रेफरेंस में ना ये चारों ऑप्शंस लिखे हुए हैं. ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव है. ठीक है, डिपस्टिक पे +3 फ्रॉम 3 डेज होता है या 1+ फ्रॉम 7 डेज होता है. तो आपने इस तरह याद करना है. बेबीज में अगर आपको हाइपोएल्बिनिमिया पूछें तो उसकी भी स्लाइटली डेफिनेशन डिफरेंट होती है. अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो एल्ब्यूमिन शुड बी लेस देन 2.5. एडल्ट्स में हम 3.5 का कर लेते हैं या 3 का लेते हैं. तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में आपने लेस देन 2.5 याद रखना है. प्रोटीन आपने याद रखनी है 50 mg पर kg पर डे.
40 मिलीग्राम पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अगर आप डिपस्टिक पे कर रहे हो तो फिर +3 होना चाहिए फ्रॉम 3 डेज या 1+ फ्रॉम 7 डेज, ठीक है। और अगर एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट देख रहे हो तो वो आपका 2 mg/mg होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है अगर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को अकॉर्डिंग टू एज क्लासिफाई करें, तो एक होता है कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देन इन्फेंटाइल होता है, फिर चाइल्डहुड होता है, देन एडल्ट होता है, ठीक है। हम 4 ग्रुप्स में अपने याद करने के लिए अगर उसको डिफाइन करें, तो कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो होगा जो अंडर 3 मंथ्स ऑफ एज होगा, ठीक है। फिर 3 से 12 मंथ्स ऑफ एज अगर हम उसको करेंगे तो वो इन्फेंटाइल होगा, ठीक है। फिर 1 से 12 ईयर चाइल्डहुड ग्रुप आएगा, देन मोर देन 12 ईयर्स पर हमारा एडल्ट ऑनसेट होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट 1 ईयर वाले पेशेंट्स होते हैं ना, लाइक लेस देन 3 मंथ एंड 3 to 12 मंथ, उसमें यूजुअली पेशेंट्स को जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं। 75 to 85% पेशेंट्स जो है ना वो जीन वैल्यूएशन फिर उसमें करानी होती है हमने। तो ये आपने बीसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट को लाइक आपने इन्फेंटाइल कब बोलना है, चाइल्डहुड कब बोलना है एंड एडल्ट ऑनसेट कब बोलना है। जब भी किसी भी आप डिजीज की एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हो ना, तो उसमें 2-3 चीजें आपने याद रखनी होती हैं। कौन सी एज में कॉमन है, कौन से जेंडर में कॉमन है, एंड कौन से ग्रुप लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या हो पेशेंट का, कौन से जियोग्राफिकल रीजन्स में कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम ये एमसीडी पढ़ रहे हैं तो अगर आप इसका ग्रुप देखेंगे तो ऑब्वियसली मोर कॉमन इन बेबीज होगा ना, चाइल्ड ग्रुप जो होता है। तो अंडर 6 ईयर ऑफ एज अगर आप देखेंगे ना, तो ये पेशेंट के मोर देन 90% केसेस जो होते हैं वो अंडर 6 ईयर ऑफ एज होते हैं, ठीक है। और मेल टू फीमेल रेशियो इसमें 2:1 होता है। ओवरऑल इंसिडेंस बाकी ये इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बस आपको मेल टू फीमेल रेशियो याद होना चाहिए, ठीक है। और अंडर 6 ईयर जो है ना 90 से ज्यादा 94% आपके कॉम्प्रिहेंसिव में डेटा दिया हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर मनीषा और अदर स्टूडेंट कह रहे हैं कि थोड़ी सी स्पीड कम की जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर चाइल्डहुड में किसी पेशेंट को हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर होता है एमसीडी का, उसमें वो डिफाइनिंग फीचर विल बी एडिमा, ठीक है। वो इतना रैपिड होता है, विद इन डेज टू वीक्स होता है। बाकी कॉजेज अगर आप देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, तो उसमें ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, ठीक है। उसमें मंथ्स की हिस्ट्री मिलेगी आपको। एमसीडी वाले पेशेंट में एडिमा ऑब्वियस होता है, वो विद इन डेज टू वीक्स आपने याद रखना कि होगा। कब नोटिस करेगा पेशेंट, जब 3 to 5% ऑफ बॉडी वेट उसका गेन हो जाएगा। बाकी उसकी लिमिट आपकी 15-20 ग्राम्स तक भी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट की ऑब्वियस फाइंडिंग ये होगी कि उसको पेरिफेरल एडिमा होगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, इसके अलावा सेक्रल एडिमा हो सकता है और स्क्रोटल एडिमा हो सकता है, साइटीज हो सकता है, सरोजा की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो एनासार्का के साथ पेशेंट आपको प्रेजेंट करते हैं। अदर जो लेस कॉमन फीचर्स होते हैं, अब सही है स्पीड? जी मैडम, अब ठीक है। ठीक है। अच्छा, बाकी फीचर्स में आपने याद रखना है कि हाइपरटेंशन जो होता है ना वो इतना कॉमन नहीं होता एमसीडी में या चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नॉर्मली पेशेंट का यूवोलेमिक होते हैं या आपका लोअर साइड पे ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन इसमें अगर किसी पेशेंट को लो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है तो ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन हम कहते हैं, कि जब आपकी बॉडी में हाइपोवोलीमिया होगा तो रेनिन मीडिएटेड हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। दूसरा इसका एक फैक्टर है कि वेसोकंस्ट्रिक्टर रिलीज होता है एंडोथिलिन 1, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू के लिए मैं एक थोड़ी चीज आपको यहाँ रिटेन करवाऊँ कि एमसीडी में पूछा जाता है कि हेमेचुरिया कितने % ऑफ पेशेंट्स में होता है, तो आपने इसका फिगर याद रखना है, 20% अराउंड जो है ना उसमें होता है हेमेचुरिया, ठीक है। फिर अगर आपके पास पेशेंट आया है एमसीडी वाला हाइपोवोलीमिया के साथ आया है, आपने क्लिनिकल उसका असेसमेंट करना है, तो आप पेशेंट को क्या क्या चेक करेंगे? ऑब्वियसली आप पल्स से स्टार्ट करेंगे। पल्स आपको टेकीकार्डिक मिलेगी, ब्लड प्रेशर उसका लोअर साइड मिलेगा, आपको उसके एक्सुलर ड्राई मिलेंगे, जेवीपी फ्लैट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट आप देखेंगे तो वो डिक्रीज्ड होगा, और पेरिफेरल आपकी जो वैसे मतलब पेरिफ्रीज हैं वो आपकी कोल्ड होंगी या वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी आपको। अच्छा, अब जैसे हमने 4 ग्रुप्स बनाए थे कि लेस देन 3 मंथ, देन 3 to 12, 1 ईयर, देन 1 से 12 ईयर एंड मोर देन 12 ईयर। इसी बेसिस पे हम उसकी लैब डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है आपके पास, वो अंडर 3 मंथ्स ऑफ एज प्रोटीन यूरिया के साथ आ रहा है, वो नेफ्रोटिक रेंज है, तो उसमें आइडियली हम पहले जेनेटिक इवैल्यूएशन कराते हैं, ठीक है। आप जीन जो भी सस्पेक्टेड होंगी उस कॉजेज के लिए हम वो जेनेटिक पैनल भेजेंगे। लेकिन अगर आपके पास जीन अवेलेबल नहीं है या आप जीन डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप स्टीरॉयड का ट्रायल देंगे। अगर स्टीरॉयड पे रिस्पॉन्स नहीं करता, देन हम प्रोसीड करेंगे विथ रीनल बायोप्सी, ठीक है।
दूसरा जो ग्रुप होगा जिसमें 3 मंथ से 12 मंथ है, उसमें हमने इंडिविजुअलाइज अप्रोच करनी होती है। लाइक आप पेशेंट से डिस्कस करोगे कि आपने जीन इवैल्यूएशन करानी है या पहले बायोप्सी करनी है या फिर पेशेंट को स्टीरॉयड का ट्रायल देना है, ठीक है? तो वो फिर आपने अकॉर्डिंग टू पेशेंट से आपने सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके फिर आपने वो डिसाइड करना है। लेकिन लेस देन 3 मंथ में जीन इवैल्यूएशन आपने आइडियली रिकमेंडेड है कि पहले आप वो कराएं, देन स्टार्ट करें आप ट्रीटमेंट को, ठीक है? फिर 1 ईयर से ऑनवर्ड जब पेशेंट आपके पास आएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, तो आप पहले, हमें पता है कि इस एज ग्रुप में स्टीरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादा होता है ना, तो आप पहले ट्रायल ऑफ स्टीरॉयड देते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कितना डोज देते हैं, कितनी ड्यूरेशन पढ़ते हैं। अभी के लिए आप इतना याद करें कि हम 1 ईयर ऑनवर्ड अगर कोई पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम ट्रायल देंगे पूरा स्टीरॉयड का एज पर द प्रोटोकॉल, डोज एंड ड्यूरेशन का। अगर पेशेंट स्टीरॉयड रेजिस्टेंट आता है, ठीक है, अगर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट आता है तो फिर हम प्रोसीड करेंगे कि उसका किडनी बायोप्सी करें, जीन इवैल्यूएशन करें और बाकी चीज़ें करें, ठीक है? अच्छा, इंडिकेशन ऑफ जेनेटिक इवैल्यूएशन में आपने एक तो लेस देन 3 मंथ्स याद करना है।